सुंदरपुर नाम के गांव में रजनी नाम की एक औरत अपने बेटे राजेश और मोहन के साथ रहा करती थी। रजनी के दोनों बेटे बहुत होशियार थे। दोनों भी जब छोटे थे तभी उनके पिताजी गुजर गए थे। इसी वजह से रजनी बहुत काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। राजेश और मोहन दोनों भी मन लगाकर पढ़ाई करते थे। राजेश हमेशा अव्वल गुणों से पास होता था, जिस वजह से उसकी माँ उस पर खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजेश की 12वीं की परीक्षा हो गई और आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे गांव से बाहर शहर जाना था। वो बाहर जाके पढ़ाई कर सके, इसके लिए रजनी ने बहुत मेहनत की और उसे शहर भेजा। हर महीने जैसे तैसे पैसे जमा करके वो अपने बेटे को शहर पैसे भेजा करती थी और राजेश भी अपनी पढ़ाई मन लगाकर करता था। ऐसे ही 1-2 साल बीत गए। एक दिन राजेश अचानक अपनी एक दोस्त को लेकर उनके गांव वापस आया। माँ, कहाँ गई थी आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे बेटा, थोड़ा काम था इसीलिए बाहर गई थी, मगर तुम ऐसे अचानक कैसे घर वापस आए? माँ, मैं आपसे किसी को मिलाने लाया हूँ, ये देखो। अरे, ये लड़की कौन है? माँ, ये ऋतु है। हम दोनों ने कॉलेज में साथ में पढ़ाई की है। अब ऋतु जॉब करती है। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं माँ। मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। मोहन, जब मुंह मीठा करने के लिए लड्डू लेकर आ। जी माँ। मोहन लड्डू लाने बाहर जाता है और रजनी चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाती है। तभी ऋतु राजेश से बोलती है, राजेश चलो, मुझे ऐसे घर में रहना या कुछ भी खाना नहीं है। प्लीज जल्दी चलो यहाँ से। कितने गंवार है ये तुम्हारी माँ और भाई। मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। और हाँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो फिर से गाँव कभी नहीं आना होगा। अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है। राजेश उसकी हाँ में हाँ मिलाकर वहाँ से जाने के लिए निकलता है। तभी रजनी उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। अरे राजेश, ये चाय तो पीकर जाओ। अरे माँ, ऋतु को जरा एक अर्जेंट काम आया है, हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा। राजेश और ऋतु की ये सारी बातें रजनी ने सुन ली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। ठीक है बेटा, तुम जाओ और अपना हमेशा ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राजेश और ऋतु वहां से निकल जाते हैं। कुछ महीनों बाद राजेश और ऋतु शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी में राजेश अपनी माँ और भाई को नहीं बुलाता क्योंकि ऋतु को उन दोनों की बहुत शर्म आती थी। राजेश अपने भाई और माँ के लिए एक खत लिखता है। खत में लिखा होता है, प्रिय माँ, समय ना होने के कारण मैंने और ऋतु ने शादी कर ली है और आपको बुला नहीं पाए। आपका आशीर्वाद चाहिए। वो खत पढ़कर माँ और मोहन को बहुत बुरा लगता है। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, शादी भी नहीं करूंगा माँ, तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। अरे मेरे लाल, मेरे सहारे कब तक जिएगा? मैं तो अब कुछ ही साल की मेहमान हूँ। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। बेटा, अकेले जीवन बिताना कितना कष्टदायक होता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद हर वो जिम्मेदारी अकेले संभालते संभालते थक गई हूँ। बस अब तुम दोनों भाइयों का एक बार घर बसा देखना चाहती हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। मोहन कुछ ना कुछ काम करके अपनी माँ का हाथ बटा दिया करता था और उसी के साथ साथ बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था। अपनी मेहनत के जोर पर मोहन अब कलेक्टर बन जाता है और उसके आगे पीछे अब बहुत नौकर चाकर रहने लगते हैं। यही नहीं, वो अपनी माँ के साथ एक बंगले में रहने लगा। ऐसे ही एक दिन, बेटा, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। माँ, लड़कियाँ कैसी होती है आपको अच्छी तरह से पता है। उस ऋतु का बर्ताव आपने देखा ही था। अरे बेटा, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। तुम एक बार किसी से मिलकर तो देखो। ऐसे ही एक दिन रजनी मंदिर जाने के लिए बाहर निकली थी। आज बाकी दिनों के मुकाबले बहुत तेज धूप थी और इसी वजह से रजनी को चक्कर आकर वो रास्ते में गिर गई। तभी रास्ते से गुजर रही एक खूबसूरत लड़की वहां दौड़ते हुए आई। उसने रजनी को पानी पिलाया और उसे एक पेड़ के नीचे छांव में लेकर गई। थोड़ी देर में रजनी को होश आया। तुम कौन हो बेटी? माँ जी, मेरा नाम सुजाता है। आप रास्ते में चक्कर आकर गिर गई थी। चलो माँ जी, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। बताइए, कहाँ रहती है आप? रजनी ने उसे अपने घर का पता बताया। सुजाता उसे लेकर उसके घर तक छोड़ आई और इसी प्रकार से सुजाता और रजनी की अच्छे से बनने लगी। अब सुजाता का रजनी के घर आना जाना शुरू हो गया। उसे पता चला था कि वो एक कलेक्टर का घर है। ऐसे ही एक दिन सुजाता रजनी के घर आई थी और उसकी मुलाकात मोहन से हुई। दोनों भी एक दूसरे को बेहद पसंद आए और कुछ ही दिनों में उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सुजाता ने मोहन की मदद से एक नया व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते उस छोटे व्यापार को
एक बड़ी कंपनी में तब्दील कर दिया। अब मोहन और सुजाता हंसी खुशी रहने लगे। उधर राजेश की पत्नी रीतू की कुछ कारणवश नौकरी चली गई। अब राजेश अपने अकेले के कमाई पर घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रीतू ने उससे कहा, मैंने आपके छोटे भाई मोहन के बारे में तो बहुत सुना है। वो अब कलेक्टर तो है ही और उसकी पत्नी भी एक बड़ी कंपनी की मालकिन है। क्यों ना आप मेरे जॉब के लिए मोहन से बात कर ले, शायद मुझे उनके यहाँ कोई अच्छी जॉब मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है मोहन तुम्हारी जॉब के लिए मदद करेगा? हमने उन्हें हमारी शादी में तक नहीं बुलाया, कभी उनका हालचाल तक नहीं पूछा, और जब हमारा खराब वक्त आया तो हम उनकी मदद मांगने जा रहे हैं। तुम्हें तो उनके घर में पानी पीना तक पसंद नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ जी के साथ बहुत गलत किया। तुम्हारा तो छोड़ दो, पिताजी गुजर जाने के बाद माँ ने बहुत सारी मेहनत करके मुझे पाला। मुझे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा, पाई पाई जोड़कर मुझे पढ़ाया, और जब मेरी माँ और भाई को मेरी जरूरत थी तब मैं उन्हें छोड़कर यहाँ आ गया। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। क्या मुंह लेकर जाऊं मैं अपनी माँ और भाई के पास? घर छोड़ने के बाद राजेश ने कभी अपने माँ के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी, मगर रजनी हमेशा किसी न किसी तरह से राजेश की खबर रखती थी। ऐसे ही उसे राजेश की खराब हालत के बारे में पता चला था। रजनी ने सुजाता से कहकर रीतू को एक अच्छी नौकरी लगा दी, और जब ये बात राजेश और रीतू को पता चली तो दोनों को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों भी रजनी से मिलने मोहन के घर चले गए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है। मैं हमेशा अमीर गरीब में भेदभाव करती रही, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, हमें माफ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। ठीक है बेटा, सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, और मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। अब तुम दोनों यहाँ ही रहोगे हमारे साथ, समझे? मोहन ने भी बड़े दिल के साथ दोनों को माफ कर दिया, और इस तरह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। जमशेदपुर नाम के गांव में एक बूढ़ी औरत जानकी रहा करती थी। उसको 3 लड़कियां थी। पहली का नाम था दिशा, दूसरी का नाम था जिया, और तीसरी का नाम था गीता। जानकी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटी बेटी गीता से वो नफरत किया करती थी, क्योंकि उसका जन्म होने के बाद उसके पिताजी गुजर गए थे और उनके कमाने का जरिया भी खत्म हो गया था। जानकी उसे बहुत भला बुरा कहती, मगर गीता अपनी माँ होने के कारण उसे उल्टा जवाब नहीं देती थी। जानकी गीता को झूठा खाना दिया करती थी, उसे फटे पुराने कपड़े दिया करती थी। उसकी बहनें भी उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करती थी। इन सब के कारण गीता बहुत उदास थी, मगर वो कुछ नहीं बोलती थी। अरे दिशा, जिया, जरा फल भी खाया करो, कैसी हो गई हो? ये सब गीता कोने में खड़ी देख लेती है। वो मन ही मन बहुत उदास हो जाती है और बाहर जाके रोने लगती है। तभी जानकी उसे आवाज लगाती है, अरे ओ गीता, कहाँ मर गई तुम? ये काम कौन करेगा? चल उठा ये प्लेट और ले जा। वो झूठे फल देख गीता रोने लगती है और वो सारे फल पंछियों को डाल देती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। भरपेट खाना ना मिलने की वजह से गीता की तबीयत भूख के मारे खराब हो जाती है, मगर घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं। एक दिन वो हमेशा की तरह अपने काम कर रही थी, तभी हम ये चिकन के सारे पीस खा लेते हैं और बचा हुआ उस गीता के लिए रख देते हैं। ये सही बात है, ऐसा ही करेंगे, चलो। ऐसा बोल के दिशा और जिया वहाँ से चली जाती है। अब गीता वहाँ आती है और मेज पर पड़े चिकन के खाए हुए पीस देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी वो खाने की इच्छा भी नहीं होती। वो सारा खाना एक प्लेट में निकालकर अपने घर के बाहर कुत्तों को खिला देती है। वो एक बड़ी पहाड़ी पर चली जाती है और जाते समय अपने हाथ में एक लकड़ी की काठी लेकर जाती है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो एक जगह बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत देर हो जाने के बाद उसे वहाँ से एक आवाज आती है, गीता, गीता, मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? कौन हो आप? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं जादुई दादी हूँ। मेरे पास जादू है, मैं मेरे जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है बताओ? जादुई दादी, मेरे घर में माँ और 2 बहनें रहती है। वो मुझसे सौतेलों सा व्यवहार करती है। मैं उनके लिए उनके सारे काम करती हूँ, फिर भी मुझसे वो ऐसा व्यवहार करती है। मैं क्या करूँ? मुझे हमेशा झूठा खाने को देती है। आज भी मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। तुम यहाँ पहाड़ी पर आई थी, तब तुम हाथ में क्या लेकर आई हो? बताओ जरा। मैं हाथ में एक लकड़ी लेकर आई हूँ अपने संरक्षण के लिए, बाकी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी है वो हमेशा की तरह लग रही है क्या? देखो जरा। हाँ दादी, आज थोड़ी अलग सी लग रही है।
मगर इससे क्या होगा? मुझे खाना तो नहीं मिलेगा ना? गीता, इस छड़ी से तुम बोलो, हे जादुई छड़ी, मुझे खाना दो। तब ये छड़ी एक मेज में परिवर्तित हो जाएगी और तुम जो खाना चाहती हो वो मंगवा सकती हो। सच में दादी ऐसा होगा? करके तो देखो। गीता अब उस छड़ी से कहती है, हे जादुई छड़ी, मुझे अभी के अभी चिकन बिरयानी और कुछ मीठे पकवान चाहिए। तभी वो छड़ी एक मेज में बदल जाती है और उसे जो चाहिए वो पकवान वहाँ आ जाते हैं। गीता उस खाने पर टूट पड़ती है और सारा खाना खा डालती है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी दादी को धन्यवाद देती है। धन्यवाद दादी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी और कुछ भी चाहिए तो इस छड़ी से मांग लेना, ठीक है? अब दादी गायब हो जाती है और गीता वो जादुई छड़ी लेकर घर आती है। अब गीता बहुत खुश रहने लगी और उसे खाना खाने की भी कोई चिंता नहीं थी। अब उसके बहनों के प्लेट का खाना वैसे ही रहने लगा। ये बात दिशा और जिया के नजर से छुप नहीं पाई। अरे दिशा, ये गीता खाना क्या खाती है? प्लेट में हम जो छोड़ देते हैं वो वैसे का वैसा ही रहता है। हाँ, अगर ये घर का खाना नहीं खाती तो खाती क्या है? चलो हम उसका पीछा करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ जाती है और क्या करती है। जिया और दिशा अगले दिन गीता का पीछा करती है। गीता छड़ी लेकर उस पहाड़ी पर जाती है। वो दोनों उसके पीछे पीछे चली जाती है। अरे जिया, ये गीता पहाड़ी पर क्यों जा रही है? क्या पता, देखते हैं, चलो। जिया और दिशा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और गीता को देखने लगती है। गीता अपने हाथ में वो छड़ी लेकर बोलती है, हे जादुई छड़ी, मुझे खाना दो, मेरे मनपसंद पकवान मुझे चाहिए। अब वहाँ एक मेज तैयार हो जाती है और मेज पर तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। गीता उस मेज पर बैठकर खाना खाने लगती है। तभी दिशा जिया से कहती है, अरे ये गीता के पास क्या जादुई छड़ी है क्या? अरे ये तो सच में जादुई छड़ी है। ये गीता की बच्ची यहाँ खाना खाती है, इसलिए घर का खाना नहीं खाती। चलो ये बात हम माँ को बताएंगे, चलो। दोनों बहनें घर जाकर अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है। अरे माँ, उस गीता के पास एक जादुई छड़ी है। वो छड़ी जो मांगो वो देती है। हाँ माँ, सच में, हमने हमारी आंखों से देखा है। अच्छा, ऐसी बात है, इसीलिए ये कलमुही घर का खाना नहीं खाती है। आने दो इसे, आज देखती हूँ। जानकी गीता का इंतजार करती है। जब गीता घर आती है, अरे ओ गीता, कहाँ चली गई थी? आने में बड़ी देर कर दी। माँ, मैं उस पहाड़ी पे गई थी, वहाँ मेरा मन लगता है, इसीलिए वहाँ जाती हूँ, बाकी कुछ नहीं है माँ। अच्छा, बहुत बड़ी हो गई हो, अपने माँ से झूठ बोलने लगी हो। मुझे सब पता है कि तुम क्या करती हो, झूठ बोल रही हो। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रही तो इस छड़ी का तुम क्या करती हो? पहाड़ी पे जाते समय मेरे संरक्षण के लिए मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अच्छा, तो दो ये छड़ी, इसे मैं मेरे पास रखती हूँ। ऐसा कह के जानकी वो छड़ी गीता से छीन लेती है और जानकी उस छड़ी के 2 टुकड़े कर देती है। वो टुकड़े वो गीता को देती है। ये देख गीता बहुत रोने लगती है। आपने ऐसा क्यों किया माँ? क्योंकि ये जादुई छड़ी है जो तुम्हें खाना देती है, इसीलिए मैंने इसे तोड़ा। अब गीता फूट फूट के रोने लगती है। वो टूटी छड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके पुराने दिन वापस आ जाते हैं। उसे खाने के लाले पड़ते हैं। अब वो पहले की तरह ही भूखी रहने लगी थी। एक दिन वो फिर से उस पहाड़ी पर चली जाती है और वहाँ बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत देर हो जाती है। उस पहाड़ी पर बहुत बड़ा प्रकाश छा जाता है और वहाँ वो जादुई दादी वापस आ जाती है। क्या हुआ गीता, आज फिर से यहाँ फूट फूट कर रो रही हो? दादी, मेरी ये जादुई छड़ी मेरी माँ ने तोड़ डाली है। अब मेरी हालत पहले जैसी ही हो गई है। मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। अब मैं क्या करूँ? मेरी प्यारी गीता, तुम चिंता क्यों करती हो? ये अभी भी जादुई छड़ी ही है। तुम अब इस जादुई छड़ी के टुकड़ों को जहाँ तुम हमेशा जाती हो वहाँ जमीन में गाड़ दो, फिर देखो चमत्कार। अब तुम घर जाओ। जादुई दादी, ये सब मेरे साथ कब तक चलेगा? बेटी, मैंने जो कहा है वो करो, तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ जाएगी। चलो, मैं चलती हूँ। दादी वहाँ से गायब हो जाती है और गीता वहाँ से चली जाती है। गीता अपने घर आकर अपने आंगन में चुपके से उस छड़ी के टुकड़े गाड़ देती है। अगले दिन वो बाग में जाकर देखती है तो उस छड़ी की जगह एक छोटा सा पौधा उगाता है। वो उस पौधे का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है और कुछ ही दिनों में वो पौधा एक पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। उसे देख गीता बहुत खुश हो जाती है।
जानकी और उसकी दो बेटियों की भी नजर उस पौधे पर पड़ती है और वो आश्चर्यचकित होती है। अरे दिशा, जिया, ये देखो, ये पेड़ चमत्कारी पेड़ है। इसके पत्ते चांदी के और फल सोने के हैं। जरा देखो तो। हाँ सच में माँ, ये तो अद्भुत पेड़ है। चलो हम उसे वहाँ जाकर देखते हैं। जानकी, दिशा और जिया वहाँ चली जाती है और उस पेड़ के फल तोड़ने की कोशिश करती है, मगर वो जब भी उस पेड़ के पास चली जाती, उस पेड़ की टहनियाँ ऊपर हो जाती और उनके हाथ उस पेड़ का एक पत्ता भी नहीं आता था। अब वो तीनों माँ बेटी थक जाती है। तभी गीता वहाँ आती है। वो उस पेड़ के पास जाकर उसे प्रणाम करती है और उसके फल तोड़ने लगती है। तभी पेड़ की शाखाएं और भी नीचे आती है और गीता उसके कुछ सोने के फल तोड़ लेती है। वो अपनी माँ को देती है, फिर भी उसकी माँ खुश नहीं होती। तभी उन्हें दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। माँ अपनी बेटियों से कहती है, दिशा और जिया, इस रास्ते से राजकुमार आ रहे हैं। तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। और गीता, तुम उस झाड़ियों में छुप जाओ। जल्दी करो। क्यों माँ? ज्यादा बातें मत करो, जितना कहा है उतना ही करो। जाओ जल्दी उस झाड़ियों में जाके छुप जाओ। गीता झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और दिशा और जिया तैयार होकर वहाँ खड़ी रहती है। वहाँ वो नौजवान राजकुमार आता है और उस पेड़ को देखकर रुक जाता है। ये सुनहरे फल लगा हुआ पेड़ और चांदी के पत्तों वाला पेड़ तो मैंने पहली बार देखा है। जी राजकुमार, ये पेड़ हमारा है। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं मेरी राजकुमारी की तलाश में हर प्रदेश ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अब तक वो मिली नहीं। राजकुमार, आपको मेरी लड़कियाँ नहीं पसंद आई क्या? ये लड़कियाँ और मेरे लायक? मुझे तो खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। वैसे आप मुझे इस पेड़ की एक टहनी तोड़कर देंगी क्या? जी नहीं राजकुमार, हम इस पेड़ को हाथ भी नहीं लगा सकते। ठीक है। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है और जानकी अपनी बेटियों को भला बुरा कहने लगती है। तभी गीता वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, वो कौन थे? तू तो चुप ही कर, मनहूस कहीं की। तुम्हारा मुंह देखा ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। गीता की आंखों से आंसू बाहर निकल आते हैं। वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। सब लोग वहाँ से जाने के बाद उस पेड़ से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची, रो मत। चलो आंसू पोंछो। कौन है? मैं, तुम्हारी जादुई दादी। मैं इस पेड़ में हूँ। अरे बेटी, ऐसे निराश नहीं होते। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गीता अब सारी घटना विस्तार से बताती है और कहती है, दादी, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? आज मुझे पहली बार एक राजकुमार पसंद आया था और वो भी मेरे नसीब में नहीं है। अरे बेटी, मायूस मत हो। तुम ऐसा करो कि रात के समय तुम अकेले यहाँ इस पेड़ के पास आ जाओ। बाद में मैं जैसा बताऊंगी वैसा ही करो। गीता अपने आंसू पोंछकर अपने घर चली जाती है। गीता घर के सारे काम पूरे करके अपने कमरे में सोने जाती है और रात होने का इंतजार करती है। जब रात हो जाती है तब गीता उस पेड़ के पास चली जाती है। उस पेड़ में से अब दादी की आवाज आने लगती है, आओ बेटी गीता, अब तुम मेरे पेड़ की एक टहनी तोड़ो और इस पेड़ के सामने आके खड़ी हो जाओ। पेड़ को हाथ लगाते ही उसके कपड़े मलमल के बन जाते हैं और उसके पोशाक पर हीरे लग जाते हैं। गीता अब उस रूप में बहुत सुंदर लगती है। गीता, अब तुम इस पेड़ का एक पत्ता तोड़ो और देखो क्या होता है। पत्ता तोड़ते ही वो पत्ता बहुत बड़ा बन जाता है और दादी गीता से कहती है, गीता, अब तुम इस पत्ते पर बैठ जाओ। ये पत्ता तुम्हें तुम्हारे राजकुमार के पास ले जाएगा और तुम उसे ये टहनी दिखा दो। गीता बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। तब गीता उस चांदी के पत्ते पर बैठकर राजमहल में राजकुमार के कक्ष के पास खड़ी हो जाती है और उसे आवाज लगाती है, राजकुमार, राजकुमार, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गई। राजकुमार अपने कक्ष से बाहर आ जाता है और वो गीता को देखते ही रहता है। राजकुमार, मैं आपके लिए ये सुनहरे पेड़ की टहनी तोड़ लाई हूँ। क्या बात है! हे सुंदर लड़की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब गीता बहुत रोने लगती है और अपनी सारी कहानी राजकुमार को बताती है। चिंता मत करो मेरी प्रिय, तुम्हारी माँ और बहनों को मैं कल ही कारावास में डाल दूंगा। नहीं राजकुमार, आप क्रोधित मत होइए। वो मेरी माँ और बहनें हैं, इसीलिए आप उन्हें छोड़ दीजिए। वो मेरा अतीत था और मेरा आज आप हो मेरे राजकुमार। दोनों शादी कर लेते हैं और गीता राज्य की महारानी बन जाती है। गीता अपने राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।